आज का हमारा टॉपिक रहेगा फिर क्लबिंग ऑफ इनकम। ठीक है, क्या रहेगा? क्लबिंग ऑफ इनकम। अब क्लबिंग ऑफ इनकम का मतलब क्या है, पहले तो हम ये समझते हैं। इसका एक और नाम भी है, इनकम ऑफ अदर पर्सन इंक्लूडेड इन एसएससीज इनकम। मतलब किसी और की इनकम आपके हैंड में जुड़ जाना। अब यहाँ पे आप एक गलती कर सकते हैं, तो मैं उस गलती को पहले ही खत्म कर देता हूँ। सुनिए, ये है मिस्टर अमिताभ बच्चन। ठीक है, ये इनका माइनर बेटा है। कौन है? माइनर बेटा, माइनर चाइल्ड, राइट। अब एक चीज ध्यान से समझना, इस माइनर चाइल्ड ने कोई इनकम कमाई, ठीक है। अब ये इनकम इसके पेरेंट्स में जुड़ेगी या नहीं, ये हमें पढ़ना है। आप कहोगे सर माइनर है तो टैक्स पे नहीं कर सकता, तो इसलिए इनकम जुड़ेगी। बोलिए, क्या ये लगता है? अगर मैं ये कहूँ कि इसकी इनकम पेरेंट्स की इनकम में जुड़ जाएगी और टैक्स पेरेंट को देना पड़ेगा, ठीक है, तो क्या आप ये लॉजिक देंगे कि सर क्योंकि ये माइनर है ये टैक्स पे नहीं कर सकता, दैट्स व्हाई ये इनकम फादर की इनकम में जुड़ रही है? बोलिए, क्या ये लॉजिक देंगे आप? बोलो भाई बोलो। अच्छा, तो आंसर इज नो, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है। हम क्लबिंग इसलिए नहीं कर रहे कि माइनर चाइल्ड टैक्स पे नहीं कर सकता, माइनर चाइल्ड टैक्स पे कर सकता है। हम क्लबिंग क्यों कर रहे हैं? देखो, इंडिया में टैक्स कैसे लगता है? प्रोग्रेसिव रेट पे लगता है ना। तो मान लीजिए 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 2.5 लाख पे 5% टैक्स, फिर अगले 5 लाख पे 20% टैक्स, और ऊपर जो भी कमाएंगे उस पर 30% टैक्स। ध्यान से सुनना। अब इनकी इनकम कितनी थी? 15 लाख। तो बताइए क्या ये इस स्लेब में भी आ रहे हैं, 30% वाले में भी आ रहे हैं क्या? इनकी टोटल इनकम है 15 लाख, तो इनको 2.5 लाख पे टैक्स नहीं देना है, 2.5 लाख पे 5% देना है, 5 लाख पे 20% देना है, और बाकी बचे हुए अमाउंट पे 30% देना है। इन्होंने क्या किया, इस टैक्स को बचाने के लिए अपनी कुछ इनकम इनको डाइवर्ट कर दी। ठीक है, अपनी 5 लाख की इनकम इसको डाइवर्ट कर दी। ध्यान से सुनो, ठीक है। अब ये 5 लाख की इनकम इधर से हट गई, तो बताओ क्या इसका 30% वाला रेट हट गया? हाँ, और इधर जब माइनर चाइल्ड की वापस से कैलकुलेशन होगी तो वही 2.5 लाख तक नील, 2.5 लाख तक 5%। तो क्या इसका मतलब टैक्स चोरी हो गई? यहाँ पे इनकम डाइवर्ट करके टैक्स चोरी कर ली गई। हाँ, इसलिए हम क्लबिंग कर रहे हैं कि अगर आप ऐसा करोगे ना तो हम ये इनकम आपकी इनकम में जोड़ेंगे। इसलिए नहीं जोड़ रहे हैं कि माइनर टैक्स नहीं दे सकते। आई बात समझ में? पहले तो ये लॉजिक बोलो, ये लॉजिक समझ में है? कि अगर इनकम डाइवर्ट की गई है, अगर पेरेंट की इनकम ही बच्चों में डाइवर्ट हुई है, तो उस इनकम की क्लबिंग हो रही है, ना कि बच्चे की खुद की कमाई हुई इनकम। तो फिर सवाल ये आता है कि सर अगर बच्चे ने खुद कमाई है, उसमें पेरेंट्स का कोई रोल नहीं है, तो उसका टैक्स कौन देगा? तो ये सवाल आता है मन में कि सर अगर बच्चे ने, माइनर चाइल्ड ने खुद इनकम कमाई है,
उसका टैक्स कौन देगा? जैसे मान लो इस बच्चे ने डांस किया कहीं, है ना, कोई कंपटीशन जो आता है ना, अभी बहुत सारे गेम्स जो आते हैं, वहां पे इसने डांस किया और इसको प्राइज मिला। अब बताओ क्या इसमें फादर वगैरह की इनकम डाइवर्ट हो रही है क्या? नहीं। तो इसके लिए ये बच्चा खुद ही लायबल है फॉर टैक्स। अब आप कहोगे सर ये तो माइनर है, ये टैक्स कैसे पे करेगा? तो इसके बिहाफ पे इसका जो रिप्रेजेंटेटिव होगा, या तो वो करेगा, ऐसे लिख दो रिप्रेजेंटेटिव, या तो वो करेगा या इसके पेरेंट्स कर देंगे ऑन हिज बिहाफ। दोनों बातों में फर्क है ना, एक काम आप इसके बिहाफ पे कर रहे हो, इसी के नाम से इसके बिहाफ पे कर रहे हो, और एक अपनी इनकम में जोड़ के टैक्स दे रहे हो। दोनों बातों में फर्क है क्या? फर्क है ना। 5 लाख रुपए इसने कमाए, आप इसी के नाम से डॉक्यूमेंट बना के सबमिट आप कर रहे हो क्योंकि ये माइनर है, तो वो तो अलग चीज हो गई। और वो 5 लाख रुपए आप अपनी इनकम में जोड़ के टैक्स दे रहे हो, वो चीज अलग होगी। बोलो आया ना? हाँ, तो क्लबिंग किसे कहते हैं? क्लबिंग इसको कहते हैं जब हम अपनी इनकम में जोड़ते हैं इनकम ऑफ अदर पर्सन इंक्लूडेड इन असेसीज इनकम। जब दूसरे लोगों की इनकम असेसी की इनकम में जुड़ती है तो वो क्लबिंग है। समझ गए? रिप्रेजेंट करना क्लबिंग नहीं है। बोलो बात समझ में आ गई? अब कोई माइनर चाइल्ड है, वो कुछ कमाता है, उसने मुझे एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट अपना अथोराइज रिप्रेजेंटेटिव बनाया, तो मैं उसके भी आप पे अगर टैक्स पे कर रहा हूं तो मैं क्लबिंग थोड़ी हो रही है मेरे अंदर? नहीं, क्लबिंग नहीं हो रही है। बोलो आगे बात समझ में? अब चलते हैं आगे प्रोविजन की तरफ। ये तो था बेसिक्स, आपको ये मतलब समझ में आ जाना चाहिए यहाँ तक कि क्लबिंग क्या होती है, कैसे होती है। अब देखो, समझो ध्यान से। तो फिर तो लॉस के लिए भी डिडक्शन की, हाँ डेफिनेटली इनकम जहां पे भी इंक्लूड होती है ना, लॉस अपने आप इंक्लूड हो जाता है। ये बात हमेशा ध्यान रखना, इनकम जहां भी इंक्लूड होगी लॉस ऑटोमेटिक आ जाता है। क्योंकि देखो क्या है, लॉस नाम का कोई वर्ड वैसे होता ही नहीं है। अगर आप पढ़ोगे ना थोड़ा डिटेल में तो लॉस नाम का वर्ड नहीं है। इनकम होती है और नेगेटिव इनकम होती है, समझ लो, नेगेटिव इनकम ही लॉस है। समझे? चले आगे। अब सुनो सर, प्रोविजन की बातें करते हैं। सबसे पहला प्रोविजन लेते हैं, बहुत आसान वाला लेंगे पहले। SSC is substantially interested in organization from which spouse is getting salary। ठीक है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें स्पाउस क्या है, सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड है, तो वहां से अगर आपको सैलरी मिलेगी तो उसका क्या ट्रीटमेंट है? मतलब क्या है इसका, समझिए। मतलब देखिए, एक प्राइवेट कंपनी है, ऐसा मान लेते हैं ABC प्राइवेट कंपनी, राइट। अब कंपनी जो भी प्रॉफिट कमाएगी, क्या कंपनी को प्रॉफिट पे 30% टैक्स देना पड़ेगा? कंपनी जो भी प्रॉफिट कमाएगी उस पर 30% टैक्स लगता है ना कंपनी को। अब इस कंपनी ने 6 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया, तो 30% टैक्स देना पड़ेगा इनको, है ना? 30% टैक्स देना पड़ेगा ना। यस। अब कंपनी चाहती है कि
हम तीन ही शेयर होल्डर हैं, ए बी एंड सी, तीन लोगों ने मिलकर बनाई है, तीन ही शेयर होल्डर है। ये कहते हैं कि देखो 6 लाख रुपए अपने ही है, राइट। हाँ। और टैक्स देने से अच्छा है कि हम इन 6 लाख रुपए को पहले ही बांट लें। कैसे बांट लेते हैं कि हम तीनों तो शेयर होल्डर, एक काम करते हैं अपने वाइफ को है ना अपन सैलरी दे देते हैं, मिसिज ए को, मिसिज बी को और मिसिज सी को सैलरी दे देते हैं। तो अपना ये टैक्स भी बच जाएगा, कंपनी का भी, प्लस कंपनी का टैक्स बच ही जाएगा, प्लस हमारा जो पर्सनल टैक्स है वो भी बच जाएगा, क्योंकि इनकम हमारे हाथ में ना जाती, किसके हाथ में चली जाएगी, स्पाउस के हाथ में चली जाएगी। क्योंकि वैसे तो इनकम किसके हाथ में आती है, डिविडेंड मिलता है यहाँ से, और डिविडेंड मिलता तो किसके हाथ में जाता, शेयर होल्डर के हाथ में। समझ गए, एबीसी के हाथ में जाती ना ये इनकम, अगर डिविडेंड के रूप में जाती। तो इससे अच्छा है कि स्पाउस को सैलरी दे दो। क्या दे दो, स्पाउस को सैलरी दे दो, तो इनकम भी उनके हाथ में चली जाएगी, कंपनी को भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, सारा ही फायदा है, फायदा है। समझ गए। ओके। अब ये इनकी बात कौन सुनेगा भाई, मिस्टर ए बी सी की बात कब सुनी जाएगी, जब इनके पास अच्छे खासे शेयर होंगे। आप किसी कंपनी में 5 शेयर रखते हैं, क्या कंपनी आपकी बात सुनेगी, नहीं सुनेगी। तो इसलिए बोला गया कि सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है, सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड होना जरूरी। मतलब अब सर ये सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड का मतलब क्या है, तो वो भी समझा देते हैं। सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड आपको तब कहा जाएगा जब आप और आपकी फैमिली मिला के मोर देन और इक्वल टू 20%, 20% या उससे ज्यादा शेयर होल्डिंग रखते हैं। आप प्लस आपकी फैमिली मिला के अगर किसी कंपनी में 20% से ज्यादा की शेयर होल्डिंग रखते हैं ना, तो इसका मतलब आप उस कंपनी में सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड है। समझ गए। ओके। दूसरी बात, बोलो ये समझ गए ना, पहले सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड वाली बात समझ में आ गई। हाँ। दूसरी बात, जरूरी नहीं है कि फर्म अपना टैक्स बचाने के लिए कर रही है। ये बात भी ध्यान रख लेना, ये जो मैं चीजें बता रहा हूँ ना ये कंडीशनल है। मतलब मैंने यहाँ पे 2 फायदे बताए, एक तो फर्म का टैक्स बचेगा, और एक एसएससी जो एबीसी है उनकी इनकम खुद के हाथ में ना जाके स्पाउस के हाथ में चली जाए। मान लो फर्म के टैक्स का कोई सीन नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एबीसी तो अपनी इनकम डाइवर्ट कर ही रहे ना, एबीसी तो अपनी इनकम डाइवर्ट कर ही रहे ना, क्योंकि फर्म को टैक्स तो तभी भी देना पड़ सकता, तभी बच सकता था जब ये सैलरी मिसिस को ना देके मिस्टर को देते, मतलब एबीसी खुद सैलरी ले लेते अगर, तो भी तो बच सकता था ना टैक्स तो। बोलो, है ना। तो इसलिए बेसिक कंसेप्ट ये नहीं है कि फर्म टैक्स बचा रही है, बेसिक कंसेप्ट है कि ये जो शेयर होल्डर है ये अपने हिस्से की इनकम अपने स्पाउस के हाथ में ट्रांसफर करते हैं। बोलो, बात समझ में आ गई यहाँ तक। अब सुनो इसमें होगा क्या, अब इसमें ध्यान से सुनना होगा क्या। हम एक कंपनी ले रहे हैं सर, वही ए बी सी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। इस कंपनी में ए के पास शेयर होल्डिंग है मान लीजिए 25%, ठीक है। और इस कंपनी से मिसिज ए को सैलरी मिलती है, ठीक है। अब ये सैलरी किसके हैंड में जाएगी, बताओ किसके हैंड में टैक्सेबल है, मिसिज ए के या मिस्टर ए के। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है, ए के पास शेयर है, मिसिज ए को सैलरी मिल रही है, तो किसके हैंड में टैक्सेबल होगी, जल्दी बोलते जाओ भाई, अभी कोई दिक्कत नहीं है, सही गलत की परवाह मत करो, जवाब देते रहो। ओके।
जिन जिन का जवाब मिसिज ए है, पहले मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि ये फिर हमने प्रोविजन अभी क्यों पढ़ा था, बताओ। इस प्रोविजन को पढ़ने का क्या लॉजिक हुआ था? इस प्रोविजन को पढ़ने का लॉजिक ये था कि अगर आप ऐसे इनकम डाइवर्ट करोगे तो वो इनकम किसकी मानी जाएगी? जो सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड है उसकी मानी जाएगी। इनकम तो उसकी मानेंगे ना, वरना प्रोविजन पढ़ने का मतलब क्या हुआ? मिसिज ए की जो सैलरी मिल रही है तो वो मिसिज ए को जाएगी, ऐसे तो समझ गए। यहाँ पे रूल पढ़ने का मतलब ही ये है कि अगर आपने ऐसी प्लानिंग की तो ये इनकम हम किसके हैंड में डाल देंगे? मिस्टर ए के हैंड में डाल देंगे, क्योंकि वो सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड है। ठीक है, तो आपको सैलरी मिलना मतलब उनको मिल रही है इनडायरेक्टली, उन्होंने अपना पैसा आपके नाम ट्रांसफर किया। अब आप कहोगे कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि मिसिज ए को वाकई में सैलरी मिल रही हो, जेन्युइनली सैलरी मिल रही हो। यस, हो सकता है। तो उसके लिए हम क्या देखेंगे, क्या मिसिज ए को टेक्निकल क्वालिफिकेशन की वजह से सैलरी मिल रही है क्या? क्या मिसिज ए कोई डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट ऐसा कुछ है जिसके बेस पे उनको सैलरी मिल रही है? अगर हाँ, तब तो इनकम किसकी हो जाएगी? मिसिज ए की। और अगर नो, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, ऐसे ही दे रहे हैं, तो इनकम किसकी हो जाएगी? मिस्टर ए की हो जाएगी। बोलिए, बात समझ में आती है? दोबारा सुन लीजिए। आप एग्जाम दे दिया आपने ना, आपने एग्जाम दे दिया, अब आप फ्री बैठे हो, आपके घर वालों ने कहा कि अपने नॉन की एक फैक्ट्री है वहां चले जाओ, तुम नॉन की फैक्ट्री में चले गए। अब तुम्हें भी पता है कि तुम्हारी उतनी क्वालिफिकेशन नहीं है जितना उनको रिक्वायर्ड है फिलहाल, और उन्हें भी पता है। ठीक है, वो तुमसे छोटा मोटा काम करवा लेते हैं, काम सिखा देते हैं और तुम घर आ जाते हो। अब महीने के आखिरी दिन वो तुम्हें 50,000 रुपए का चेक देते हैं। ठीक है, ये फैक्ट्री कौन सी है जिसमें तुम्हारे पापा पार्टनर है वैसे? अब वो तुम्हें महीने के आखिरी दिन 50,000 रुपए का चेक देते हैं, तो बताओ वो 50,000 रुपए तुम्हारी इनकम है या फादर की इनकम है? प्रैक्टिकल लाइफ की बात, टैक्स को मत जोड़ो एक बार, है ना, टैक्स हटा देना। मतलब वो पैसे किसके हैं, तुम्हारे हैं या फादर के? डेफिनेट सी बात है, फादर के हैं। उन्होंने आपको तो सिर्फ इंकरेज करने के लिए या मोटिवेट करने के लिए दिया है, बाकी कुछ नहीं है। समझ गए? तो वैसे ही इस कंपनी में जिसमें असेसी सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड है, उससे अगर स्पाउस को सैलरी मिल रही है, टेक्निकल नॉलेज क्वालिफिकेशन से मिल रही है, तो ठीक है आपकी। बट अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर वो असेसी की। बोलो आगे बात समझ में? विकास नहीं, आगे क्या बात समझ में? ठीक है, क्योंकि क्या पता चला उससे कि असेसी ने अपनी इनकम ट्रांसफर की, राइट। सर मतलब अगर वो सिर्फ 12th पास, देखो इससे डिसाइड, एजुकेशन से डिसाइड नहीं होता, एजुकेशन से डिसाइड नहीं होगा, उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स देखने होंगे। ठीक है, वो असेसिंग ऑफिसर डिसाइड करेगा, अपन नहीं करेगा। अब मान लो कोई मॉडल है ना, और कपड़े की फैशन शो में पार्टिसिपेट करते हैं, तो जरूरी नहीं है ना उनकी वो होना, पढ़ाई जरूरी थोड़ी है। एसएससी के स्पाउस अगर एज ए मॉडल काम करते हैं तो पढ़ाई जरूरी है क्या? नहीं है ना। तो उस टाइम अगर उनको पैसा दिया गया है मॉडलिंग के लिए तो रीजनेबल हो सकता है। तो वो डिपेंड करेगा कंडीशंस के ऊपर। चलिए, बोथ आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, दोनों ही। कैसे समझना, कोई ए बी सी प्राइवेट लिमिटेड है, इसमें मिस्टर ए के पास तो शेयर है 25% और मिसिज ए के पास शेयर है 20%। क्या दोनों ही सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड है? पहले तो ये बताओ। हाँ, दोनों ही सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड।
ठीक है। अब मिस्टर ए को भी सैलरी मिल रही है और मिसिज ए को भी सैलरी मिल रही है। अब क्या होगा, किस में जुड़ेगी किसकी इनकम? ये तो सोचने वाली बात हो गई ना, दोनों ही तो सब्सटेंशियल इंटरेस्टेड हैं और दोनों को ही सैलरी मिल रही है, तो किसकी इनकम किस में जुड़े? तो सबसे पहले तो आप इसको अलग करो ऐसे कि मिस्टर ए को जो सैलरी मिल रही है क्या वो क्वालिफिकेशन से मिल रही है? बोलो, ऐसा करते हैं पहले। अगर हाँ तो इनकम किसकी होगी? मिस्टर ए। मिसिज ए की भी इनकम देख लो, क्या क्वालिफिकेशन की वजह से मिल रही है? अगर हाँ तो इनकम किसकी होगी? मिसिज ए की। या तो कोई दिक्कत नहीं है, बोलिए। अब अगर मिस्टर ए को अदरवाइज मिल रही है सैलरी, पॉलिटिकली ही मिल रही है, अदरवाइज मिल रही है, तो मिस्टर ए की इनकम उठा के हम मिसिज ए में जोड़ दें? बताइए, अगर मिस्टर ए को अदरवाइज इनकम मिल रही है, क्वालिटी नहीं है, तो क्या मिस्टर ए की इनकम उठा के जोड़ दें मिसिज ए में? हाँ, जोड़ सकते हैं, ठीक है। और अगर मिसिज ए को अदरवाइज मिल रही है और मिस्टर ए को जेन्युइनली मिल रही है, तो मिसिज ए की इनकम मिस्टर ए में जोड़ सकते हैं। हाँ, पर अगर दोनों को ही अदरवाइज मिल रही है तो अब तो गड़बड़ हो गया। ये दोनों को ही अदरवाइज मिल रही है मतलब दोनों ही क्वालिफाइड नहीं है। ध्यान से सुनना, मैं फिर बोल रहा हूँ, एक बार ध्यान से सुनना। दोनों क्वालिफाइड है तो अपनी अपनी इनकम अपने अपने हाथ में टैक्सेबल कर दो, ठीक है। एक क्वालिफाइड है एक क्वालिफाइड नहीं है, तो जो क्वालिफाइड नहीं है उसकी इनकम हम उस क्वालिफाइड वाले में जोड़ सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि दोनों ही क्वालिफाइड नहीं है या दोनों को ही अदरवाइज मिल रही है और दोनों ही सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड है, तो यहाँ पे एक फैक्टर हमें और देखना पड़ेगा, उसके बेस पे डिसाइड होगा, वरना ये अधूरा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है फाइनली, अब इस पूरे कॉन्सेप्ट का कंक्लूजन बता रहा हूँ। अभी तक जो बातें की है वो समझाने के लिए की है, अब फाइनल कंक्लूजन सुन लीजिए। अगर दोनों सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड हैं और दोनों में से किसी को भी बिना क्वालिफिकेशन के क्या मिलती है, सैलरी बोनस कमीशन मिलता है, तो वो उस पर्सन की इनकम में जुड़ेगा हु हैव हायर इनकम, जिसकी अदर इनकम ज्यादा हो, समझ गए। इस सैलरी के अलावा जिसकी इनकम ज्यादा होगी ना, जैसे मान लीजिए मिस्टर ए अलग से 6 लाख रुपए कमाते हैं और मिसिज ए अलग से 5 लाख रुपए कमाते हैं, तो ये दोनों की सैलरी किस में जुड़ जाएगी? मिस्टर ए में जुड़ जाएगी, ठीक है। अच्छा, ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि अगर रेट अमाउंट बढ़ेगा, ज्यादा वाले में जोड़ेंगे तो अमाउंट बढ़ेगा और बढ़ेगा तो रेट बढ़ेगी, गवर्नमेंट को टैक्स ज्यादा मिलेगा। दोनों की अदर इनकम ही कंपेयर करना है, ध्यान रहे, दोनों की अदर इनकम ही कंपेयर करनी है, जो यहाँ से मिल रहा है वो कंपेयर नहीं करना, ठीक है। कह रहे सर दोनों की इनकम बराबर हो तो अपनी अपनी जोड़ दो भैया, कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर दोनों की इनकम बराबर हो तो फिर अपने अपने में जोड़ दो, जिसको जितना मिल रहा है वो अपने में जोड़ दो। अगर इनकम नहीं हो तो ऐसा क्वेश्चन ही नहीं होगा, अगर सामने वाला ऐसा क्वेश्चन देगा तो अदर इनकम देगा। और बोलिए, ठीक है। मैं दोबारा इस क्वेश्चन को पूरे कॉन्सेप्ट को रिपीट कर रहा हूँ, एक बार ध्यान से सुन लीजिए फिर फाइनल आंसर दे दीजिए। हमने कहा कि अगर एसएससी किसी कंपनी में किसी फॉर्म में सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड है, उस कंपनी या फॉर्म से एसएससी के स्पाउस को क्या मिलता है, रेम्यूनरेशन मिलता है, जिसमें सैलरी भी हो सकती है, बोनस हो सकता है, कमीशन हो सकता है, ये सारी चीजें हो सकती है, ठीक है। अगर इस
असेसी सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड है और स्पाउस को सैलरी मिल रही है, क्वालिफिकेशन की वजह से है तो स्पाउस के हैंड में टैक्सेबल है, क्वालिफिकेशन नहीं है तो असेसी के हैंड में टैक्सेबल है। ये तो हुआ फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट में हमने कहा कि अगर दोनों ही सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड है तो क्या होगा, तो जिसकी अदर इनकम ज्यादा होगी उसके हैंड में दूसरे की इनकम क्लब, खुद की तो आ ही जाएगी, उसमें तो सोचना ही नहीं है। जिसकी अदर इनकम ज्यादा है उसमें खुद की सैलरी तो जुड़नी जुड़नी है और दूसरे की भी जुड़ जाएगी। बताओ ये बात समझ में आती है? बोलो जी, क्लियर है? आपको डाउट है किसी के तो बोल दो। देखो एक दो क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको ना, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है राम एंड मिसिज राम होल्ड 20% एंड 30% इक्विटी शेयर्स इन आनंद लिमिटेड रेस्पेक्टिवली, दे आर एम्प्लॉयड इन आनंद लिमिटेड, शेयर्स भी हैं और एम्प्लॉयड भी हैं। Taxable salary being rupees 2,40,000 and 3,60,000 per annum respectively without any, देखो without any technical or professional qualification. Other income of Ram and Mrs. Ram 70,000 and 1 lakh respectively. Find out the net income of Ram and Mrs. Ram. लो एक हो गए मिस्टर राम और एक हो गए मिसिज राम। ठीक है, कैसे प्रेजेंटेशन करना है वो भी सुन लीजिए। मैं सबसे पहले अदर इनकम ही लिख दूं तो चलेगा क्या? क्योंकि वो तो फिक्स है, उसमें तो कुछ चेंज होना ही नहीं है। बताओ, अगर मैं सबसे पहले अदर इनकम ही लिख दूं तो झंझट ही नहीं है ना, वो तो फिक्स है, उसमें तो अपन कुछ कर भी नहीं सकते। ठीक है, अब ये डिसाइड करो कि सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड कौन है, राम है या मिसिज राम है या दोनों है? बताइए, सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड कौन है, राम, मिसिज राम या दोनों? दोनों है सर। ठीक है, दोनों है, क्योंकि 20% और 30%। ठीक है, वैसे भी एक चीज और ध्यान रखना, इंडिविजुअली नहीं देखना होता, एसएससी प्लस फैमिली, फैमिली में स्पाउस भी आती है। ठीक है, वो आगे आ जाएगा एक क्वेश्चन, ध्यान से समझो। ठीक है, अब सुनना। अब दोनों है तो जिसकी अदर इनकम ज्यादा हो, अदर इनकम किसकी ज्यादा है? मिसिज राम की ज्यादा है, तो सैलरी ऑफ मिसिज राम, पहले मिसिज राम की सैलरी बोलो कितनी है? 3,60,000। खुद की सैलरी तो जोड़ ही देंगे, उसमें तो कुछ जोड़ना ही नहीं है। बताओ, खुद की सैलरी में तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। अब आ जाओ सैलरी ऑफ मिस्टर राम, ये भी किस में चली जाएगी? मिसिज राम में। लो जी, बताओ, आसान है। बस प्रेजेंटेशन हो गया कि जिसकी अदर इनकम ज्यादा हो, जिसकी अदर इनकम ज्यादा हो उसमें इनकम जोड़नी है दोनों की। ओके, बोलो भी, किसी को कोई डाउट है तो बोलो। नहीं है, किसी को भी कोई डाउट नहीं है? ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ना है। 2 में कह रहे हैं कि सैलरी मिली है 2,20 और 70,000,
अदर इनकम है 50,000 और 80,000, ठीक है। अब 3 केस दे रखे हैं अलग अलग, केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3। पहले मुझे बताओ केस नंबर 1 में सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड कौन है? केस नंबर 1 में सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड कौन है? अगर ये पहचान लिया तो पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। रिया कह रहे हैं दोनों, तुषार कह रहे हैं ओम, नेहा कह रहे हैं दोनों, और बोलो। मुरली कह रहे हैं दोनों। यस, बोथ आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड। क्यों भाई दोनों क्यों? क्योंकि एसएससी प्लस रिलेटिव, जब मैं मिस्टर ओम को देखूंगा तो मिस्टर ओम प्लस मिसिज ओम मिला के 21 हो रहे हैं, मिसिज ओम को देखूंगा तो 6 + 15 21 हो रहे हैं, इसलिए बोथ आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड। समझ गए तुषार? समझ गए? एसएससी के साथ फैमिली भी तो देखनी है। ओके, दूसरे केस में बोलो कौन है? दूसरे केस में कौन है? बोथ, ठीक है। तीसरे केस में कौन है? नन। अब जब दोनों है तो हायर वाले में जोड़ दो, और जब कोई नहीं है तो अपनी अपनी इनकम पे मजे करो। अरे कोई नहीं है, 18% पे कैसे सब्सटेंशियली बोल रहे हो हमको? 20% पे होता है ना नया। समझ गए? तो इसका मतलब पहले और दूसरे का आंसर तो सेम रहेगा, पहले और दूसरे केस का आंसर तो सेम रहेगा, तीसरे का आंसर डिफरेंट होगा, राइट? चलो इसको लिखो, आप नोट करो, क्वेश्चन को करना है। फटाफट करके बताओ मिस्टर ओम की और मिसिज ओम की इनकम कितनी है, केस 1 और 2 में और केस 3 में, ऐसे 2 जगह। 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं।
हाँ जी, देखिए ये आ रहा है क्या आंसर। केस 1 और 2 में आंसर आ रहा है 50,000 और 3,70,000 बता रहे हैं, और केस 3 में 2,70,000 और 1,50,000 बता रहे हैं। सबका ये आ रहा है। ओके, आसान है। हाँ जी, आसान है क्या। ठीक है, चलिए। अभी तक तो अच्छा, अभी तक के पूरे टेक्स्ट में कुछ मुश्किल लगा है, ये बताओ। अभी तक के जितना टेक्स्ट आपने पढ़ लिया वहां तक कोई डिफिकल्ट लगा है कुछ। बहुत कुछ है। क्या लगा है भाई डिफिकल्ट। क्या डिफिकल्ट लगा है। चलो, तीसरा क्वेश्चन होमवर्क लिखेंगे आप। तीसरा क्वेश्चन होमवर्क लिखेंगे। ओके। अरे भाई, आवाज आ रही है क्या। जवाब नहीं किया। ओके, ये हो गया पहला कॉन्सेप्ट, और 3 क्वेश्चन भी हमने कर लिए हैं। दूसरा कंसेप्ट में आइए। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय अमाउंट इन्वेस्टेड बाय assessee in spouse बिजनेस। अगर स्पाउस के बिजनेस में एसएससी कोई अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है तो क्या ट्रीटमेंट रहेगा। मिसिज ए, हम ये कहते हैं मिसिज ए स्टार्टेड ए बिजनेस। मिसिज ए ने एक बिजनेस स्टार्ट किया। कब किया। 1 अप्रैल 2019 को किया। ध्यान से सुनना। और 5 लाख रुपए उसमें लगाए अपने। अब मिस्टर ए ने भी उनको कुछ पैसा दिया बिजनेस में लगाने के लिए। 15 जून 2020 को। कब दिया। 15 जून 2020 को दिया। ठीक है, 2 लाख। डन। अब सवाल ये आया कि इस साल प्रॉफिट हुआ 3 लाख रुपए का। तो ये 3 लाख का प्रॉफिट किसका। 3 लाख का प्रॉफिट किसका, मिसिज ए का, मिस्टर ए का, या दोनों का। ठीक है, तो उसके लिए रूल क्या बना, वो रूल समझ लो फिर आंसर करना। रूल बनाया गया कि प्रॉफिट विल बी distributed profit will be distributed in ratio of capital on first day of previous year। कैपिटल के रेशियो में बटेगा, ये तो आपको भी पता था।
ठीक है, ये तो कॉमन लॉजिक का कोई भी लगा देगा, पर वो कैपिटल कंट्रीब्यूशन देखना कब है? फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर। अब अकॉर्डिंग टू दिस रूल अगर हम बात करें तो बताइए ये 3 लाख का प्रॉफिट किसका? बोलिए, ये 3 लाख का प्रॉफिट किसका? जल्दी बोलो। Profit will be distributed in ratio of capital on first day of previous year. साल के पहले दिन जो कैपिटल रेशियो रहेगा उसमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये प्रॉफिट किसमें बटेगा और कितना? रिया का जवाब आ गया, मुरली का आ गया, और अर्पिता का आ गया। और बोलिए। चलिए, बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। नेहा, तुषार, हिमांशु, शशांक। हिमांशु तो बिल्कुल जवाब नहीं देता है, हिमांशु तो बिल्कुल ही जवाब नहीं दे रहा है, हिमांशु एंड राकिब, ये 2 लोग तो बिल्कुल जवाब नहीं दे रहे हैं। हिमांशु, आपके अंकल मुझसे रेगुलर फीडबैक मांगते हैं। हिमांशु, आपके अंकल मुझसे रेगुलर फीडबैक मांगते हैं कि सर वो कैसा पढ़ रहा है, क्या कहूं मैं उनको? टेस्ट लिए थे अभी, टेस्ट लिए थे अभी, मैंने मोबाइल ऐप पे टेस्ट भी दे रखे हैं आपको, किसी ने टेस्ट भी अटेम्प्ट नहीं किया होगा, बहुत कम बच्चों ने किया है। टेस्ट मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें एक बैच है, बैच मैंने आपको बताया हुआ है, बैच कोड है इंटर 2021, वो बैच ज्वाइन कीजिए, उसमें टेस्ट अलॉटेड है, सब अवेलेबल है, 15 जुलाई तक अवेलेबल है, फिर हट जाएंगे, उससे पहले पहले दे लेना, फिर हट जाएंगे सारे टेस्ट। अरे इतनी फैसिलिटी कर रहे हैं आपके लिए, इस्तेमाल तो करो। अब आप इस्तेमाल नहीं करोगे फिर कहोगे कोचिंग वालों ने तैयारी नहीं करवाई, कैसे होगा? ओके, सुनिए, तो ये प्रॉफिट किसके हैंड में आएगा भैया? मिसिज ए के आएगा। क्यों आएगा सर मिसिज ए के हैंड में? क्योंकि पहले साल के पहले दिन उन्हीं का पैसा था, मिसिज ए का, मिस्टर ए का तो बाद में आया। बोलो, बात समझ में आ गई? तो ये पूरा का पूरा 3 लाख का प्रॉफिट किसके हैंड में चला जाएगा? मिसिज ए के हैंड में चला जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट इज 2020-21 में प्रॉफिट हुआ 5 लाख का। अब ये बताओ ये किसके हैंड में जाएगा? वही क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहा हूं मैं ना, ये 19-20 था और ये 20-21 है, वही क्वेश्चन कंटिन्यू किया गया है। तो ये किसके हैंड में जाएगा 5 लाख का प्रॉफिट? बोथ ए, दोनों के हैंड में जाएगा, क्योंकि इस साल, साल के पहले दिन किसका क्या पैसा लगा हुआ है? दोनों का है ना, 1 अप्रैल 2020 को दोनों का पैसा लगा हुआ है ना अब तो। हाँ, रेशियो बताओ आप, रेशियो क्या रहेगा? मिसिज ए, मिसिज ए एंड मिस्टर ए, ध्यान रखना, मिसिज ए एंड मिस्टर ए। सारे गलत, अभी तक जितने भी आंसर आए सब गलत है। रेशियो बोलो, रेशियो पहले, रेशियो तो बोलो, अमाउंट तो बाद में, पहले रेशियो बोलो। गलत, रेशियो विल बी
8/2, 8:2 रेशियो ये रहेगा। कैसे? सुनो ध्यान से, है ना, अधूरा ज्ञान खतरनाक हो जाता है। मिसिज ए का 5 लाख रुपए इन्वेस्टेड था, यस, पिछले साल 3 लाख का उन्होंने प्रॉफिट कमाया, तो क्या ये प्रॉफिट भी उन्हीं का इसी में इन्वेस्टेड है ना अभी? क्या आपको कोई जानकारी दे रखी है कि प्रॉफिट निकाल लिया बिजनेस से? हम जो प्रॉफिट कमाते हैं वो भी तो री इन्वेस्ट हो जाता है ना। और वो प्रॉफिट किसका था? वो तो मिसिज ए का था। तो इसका मतलब क्या मैं ये बोलूं इस साल स्टार्टिंग में मिसिज ए के 8 लाख रुपए थे और जबकि मिस्टर ए के 2 लाख रुपए थे। ये 7/2 कहां से आया? कुछ लोगों ने आंसर दिया 7/2, इसका क्या लॉजिक है? 7/2 का क्या लॉजिक है? या तो 8/2 होता या 7/3 भी बोलते तो मैं समझता कि आपने क्या किया है। 7/2 का तो कोई लॉजिक ही नहीं है। बोलो, बात समझ में आ गई? मिस्टर ए के 2 लाख रुपए थे तो वो इस साल के शुरुआत में 2 लाख पड़े, तो इसलिए उनका 2 लाख का रेशियो हो गया। मिसिज ए के पहले 5 लाख थे, 3 लाख का प्रॉफिट और आ गया, टोटल 8 लाख हो गए, इसलिए 8:2 हो गया। तो 4 लाख इनके हैंड में चले जाएंगे और 1 लाख इनके हैंड में चले जाएंगे। यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो। नहीं है कोई डाउट? ओके, तो एक क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी लिस्ट में, देखो एक बार, इसी का है क्या? क्वेश्चन बैंक के अंदर क्वेश्चन नंबर 6 होगा, आई थिंक इसी का है क्या, चेक करो। हाँ, उस क्वेश्चन को करना है पर उसका आंसर मत देखना, अपने हिसाब से करना, फाइनल आंसर मैच करना। उसका आंसर करने का तरीका जो है ना बहुत टिपिकल बना रखा है, घुमा के फिरा के ऐसे बहुत कॉम्प्लेक्स कर रखा है उसको। तो आप अपने हिसाब से जो मैंने आपको तरीका बताया ना, बस ये देख लीजिए रेशियो और टोटल कर दीजिए, बस दिमाग ना लगाना। उन्होंने आंसर को बहुत अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया है, आंसर सेम वही आना है आसान शब्दों में, राइट? तो 2 क्वेश्चन है होमवर्क के लिए आपके पास, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 6। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।